जय हिंद दोस्तों। जिशु एजुकेशन पावर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल के सेशन में हमने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े थे। आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के एमसीक्यूज को बहुत ही आसान भाषा में परीक्षा के नजरिए से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण एक वैदिक ग्रंथ है। इसमें आर्य और अनार्य लोगों के बीच भाषा के आधार पर अंतर बताया गया है। जो लोग वैदिक संस्कृत को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, यहाँ गुप्त वंश के शासकों और उनकी पत्नियों का मिलान पूछा गया है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी आपकी कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी अनंत देवी। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी दत्ता देवी। यानी अब इस कोट में हम देखेंगे ए वाला आपका गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ए वाला आपका गया 3 में। अब ए वाला आपका गया है 3 में। इस ऑप्शन में भी 3 है, इस ऑप्शन में भी 3 है। बी वाला आपका गया 2 में। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला 2 है, ये राइट रहेगा। बी वाला 2, सी वाला 4 और डी वाला 1 आपका कूट, इसलिए कूट विकल्प बी आपका राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, अर्थशास्त्री भारतीय शासन व्यवस्था पर आधारित है। अर्थशास्त्र भारतीय शासन व्यवस्था पर आधारित है। सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें मौर्य शासन और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत होगा। सही उत्तर का केवल आपका पहला कथन ही आपका सही होगा। हम बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। चौदहवां क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? किस विदेशी यात्री ने दिल्ली को विश्व के श्रेष्ठ शहरों में से बताया? दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, इब्ने बतूता। दोस्तों, इब्ने बतूता मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। उसने दिल्ली की विशालता, संपन्नता, प्रशासनिक व्यवस्था की खुलकर प्रशंसा की। इसलिए उत्तर आपका ए राइट रहेगा, इब्ने बतूता। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 15 है आपका,
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से जुड़े सुधार लागू किए। इसी कारण इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, लॉर्ड रिपन। आंसर आपका लॉर्ड रिपन राइट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 16वां क्वेश्चन से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाने से पहले कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यह प्रावधान इसलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रपति को अपने बचाव का पूरा अवसर मिल सके। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, 14 दिन। अब प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? दोस्तों संविधान का भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर की व्यवस्था दी गई है। अतः सही उत्तर आपका ए भाग 9 रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें भारत की तेल शोधनशालाओं से संबंधित जानकारी पूछी गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधशाला नहीं है? दोस्तों गुजरात और पश्चिम बंगाल ये भारत के प्रमुख शोधशाला हैं। छत्तीसगढ़ में भी तेल और खनिज आधारित उद्योग मौजूद हैं। लेकिन केरल में अभी तक कोई भी तेल शोधशाला स्थापित नहीं है। इसी कारण परीक्षाओं में इस प्रश्न का मान उत्तर केरल माना जाता है। आपका राइट ऑप्शन बी रहेगा। और अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? दोस्तों हंटर नदी, फ्लिंडर्स नदी और गिलबर्ट्स नदी ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अब बचा ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। बाकी जो नदियां हैं वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। दोस्तों आज के सेशन में हमने प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरे व्याख्या के साथ कवर कर लिए। अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वह प्रश्न 1 से 10 तक पढ़ाए गए हैं। अगले सेशन में हम प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।